गुड इवनिंग आप लोगों को। देखिएगा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहले कोई भी क्वेश्चन है आप लोग का, 3-4 चैप्टर जो करवाए हैं पॉलिटी से, उनमें से कोई क्वेश्चन अगर आप लोग का है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अभी देखिएगा, इन क्वेश्चन जो चैप्टर बताया गया है ना, इनके आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको अगले जब भी टर्न होगा उसमें आपको भेज दूंगा। आप लोग लगाइएगा, फिर जो सवाल नहीं आ पाएगा उसके कुछ हम डिस्कशन भी कर लेंगे। देखिए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है पंचायती राज। यानी पंचायती राज कहे या इसको लोकल गवर्नमेंट कहे या स्थानीय स्वशासन कहे, कुछ भी कह सकते हैं। तो पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन, ये होता क्या है पहले इसको समझते हैं, और ये इसकी आवश्यकता क्यों हुई है इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले एक बात समझ लीजिएगा। जब हमारे देश आजादी हुई है उस समय एक बात ध्यान रखिएगा, जब आजादी हुआ था तो एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे एक तो एजुकेशन कम था लोगों के पास। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगभग जो 12% लोग थे उनके पास एजुकेशन थी। कितने परसेंट? 12% लोगों के एजुकेशन थी। और उस समय 80% लोग क्या है, ये विलेज में रहते थे। और इतने परसेंट क्या है, एजुकेटेड थे। एजुकेटेड और इतने परसेंट लोग क्या है, विलेज में रहते थे। दूसरी बात क्या था कि गांधी जी ने अपना जो निर्णय दिया था उसमें बोला कि आत्मनिर्भर गांव। ग्राम कैसे होना चाहिए, विलेज कैसे होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आत्मनिर्भर ग्राम की अवधारणा दी। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया। इसको ध्यान रखिए, गांधी जी के द्वारा ये दिया गया। अब पहली तो क्या है, पढ़े लिखे लोग कम थे। दूसरा, अधिकतर लोग क्या है, गांव में रह रहे थे। और गांधी जी के विचार क्या है, अभी भी लोगों के मन में या दिल में, दिलो दिमाग में अभी भी छाया हुआ था। इसलिए आप लोगों को बताया था कि जो आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायत के बारे में सबसे पहले बात की गई। सबसे पहले बात कहाँ की गई थी? आर्टिकल 40। तो पंचायती राज को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। देखिए, ये प्रशासन नहीं होता बल्कि शासन होता है, गवर्नमेंट होता है, या इसको लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है। ठीक है, भारत में ये जो स्वशासन या स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट की जो कॉन्सेप्ट जो आया था, ये अंग्रेजों के समय आया था। और लॉर्ड रिपन को क्या है, स्थानीय स्वशासन का फादर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकल गवर्नमेंट के फादर कौन है, तो आप बताइएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले भारत में लोकल गवर्नमेंट देखिए। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जब अंग्रेजों का शासन था तब सभी लोगों को वोटिंग का पाबंद नहीं था। इसलिए अंग्रेजी यानी हमारे देश आजाद होने से पहले का जो स्थानीय स्वशासन था और आजादी के बाद स्वशासन में बहुत अंतर आ गया। पहली बात इसको समझिएगा। अब जब देखिएगा, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 40 में ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे होना चाहिए। हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर गांव, गांधी जी ने गांधीयन थॉट के अनुसार कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर गांव होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि गांव को आत्मनिर्भर बनाया कैसे जाए, गांव को आत्मनिर्भर बनाया कैसे जाए। क्योंकि समझ लीजिएगा, उस समय ग्रामीण स्तरों पर क्या तो लोग इतने सशक्त नहीं थे, इतने जानकार नहीं थे कि अपने काम को क्या है सही ढंग से कर पाए। इसलिए क्या क्या सबसे पहले सरकार ने
ग्रामीण स्तर पर क्या है, प्रशासन के माध्यम से गांव को विकास करने का होता है। देखिए प्रशासन का मतलब होता है, जैसे इस समय आप लोग जानते हैं बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी क्या है, स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, वो प्रशासन का भाग है। मतलब जो ग्राम प्रधान होते हैं, तो ग्राम प्रधान के सचिव कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम प्रधान के सचिव के रूप में कौन काम करते हैं, तो ग्राम विकास अधिकारी। इसको ध्यान रखिए, इसको आप लोग को ध्यान रखना। तो लेकिन क्या था, उस समय ग्राम प्रधान तो था नहीं। तो उस समय क्या था कि ये जो ग्राम विकास अधिकारी, पहले उसको सेक्रेटरी, कई ग्राम सेवक, अलग अलग नामों से जाने जाता है अलग अलग राज्यों में। तो मान लेते हैं बीडीओ ही मान के चलते हैं, तो बीडीओ क्या था, अलग। देखिए पहले क्या था, सिलेक्शन अलग जगह से होते थे। मान लेते कोई उत्तरकाशी का कोई व्यक्ति है, और उनको क्या है उधम सिंह नगर में बीडीओ बना दिया गया। अब देखिए समस्या कहाँ पे आ रहा है कि उत्तरकाशी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। बचपन में उस व्यक्ति ने पहाड़ देखे हैं, उनको उतने चीजों की जानकारी नहीं है। और उधम सिंह नगर क्या पूरा प्लेन और दलदली जगह है, तो यहाँ पे ग्रामों का विकास कैसे करेंगे, समस्या यहाँ पे आया। तो जब यहाँ पे ऐसी समस्या आने लगे, तो उस समय के हमारे जो नीति नियंता थे, या उस समय के जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो हमने जो प्रशासन नियुक्त किया ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, ये डेवलप नहीं हो रहा। ये डेवलप अगर हो भी रहा ना, तो उसको कैसे हम मेजर करें। तो मेजर करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाया था। उसने क्या बना था, उन्होंने एक समिति बनाया था, और उनका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। कब शुरू किया था, 2 अक्टूबर 1952 में इसको शुरू किया गया। कि जो प्रशासन जो काम कर रहे हैं, उसको कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाए। कम्युनिटी मतलब जो आम लोग हैं उनको साथ जोड़ा जाए। आम लोग हैं उनके साथ क्या होता है, जो भी ग्राम विकास अधिकारी या जो सचिव होते थे, उनको उसके साथ इन्वॉल्व किया जाए। अब इन्वॉल्व कर दिया, यानी करके ये काम शुरू हुआ। इसे क्या है, शुरू किया गया। शुरू करने के बाद जब देखा कि 5 साल जब हो गया, यानी 52 में शुरू किया गया, 1952 में शुरू किया गया, तो इसके 5 साल बाद 1957 में ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, वो कितना प्रोग्रेस किया, कितना काम किया, उसका एक रिव्यू करने के लिए, यानी एक क्या करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कमेटी बनाया जाता है। उस कमेटी का नाम होता है बलवंत राय मेहता कमेटी। आप लोगों ने सुना होगा बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, बहुत फेमस कमेटी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी को इसलिए बनाया गया कि 5 साल के बाद ये जानने के लिए कि जो हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया था, वो वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वास्तव में हमारे गांव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या बनाया गया है, बलवंत राय कमेटी बनाया गया था। तो बलवंत राय जो कमेटी बनाया गया था, बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनाया गया था, उसने क्या है, उसने क्या है 1959 को, यानी 1959 को अपना रिपोर्ट दिया। उन्होंने रिपोर्ट ये दिया कि गांव का विकास तभी हो सकता है जब गांव के लोग उसमें भागीदारी करें। अब गांव के लोगों को भागीदारी कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या है, बातचीत शुरू हो गया। यानी गांव के लोगों, गांव का विकास होने के लिए क्या, गांव, अब बताइए जब कोई अपने परिवार में रहता है, तो परिवार के लोग ही बता पाएंगे ना कि परिवार परिवार में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, और बाहर के परिवार व्यक्ति आके थोड़ी ना उसको सॉल्व कर पाएगा। तो जो गांव का प्रॉब्लम है, तो गांव के व्यक्ति बताना है कि बरसात में कहाँ पानी रुकता है, सूखा जब होता है तो कहाँ पे पेड़ पौधे पहले सूख जाता है, तो उसका कैसे व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे व्यवस्था जो होना है, ये गांव के लोग जानते हैं, क्योंकि वो वर्षों से वहां उस गांव में रह रहे हैं। तभी क्या है, 1959 में क्या है, ये बलवंत राय जो कमेटी है, इसका रिपोर्ट आता है। तो बलवंत राय कमेटी का जब रिपोर्ट आता है, तब इन्होंने ये बताया कि इसके लिए क्या है, ग्रामीण लोगों को क्या है, भागीदारी करना बहुत जरूरी है। बलवंत राय कमेटी देखिए बनाया था, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। और ये क्या, पंचायती राज पर बनने वाला पहला कमेटी है। इसको ध्यान दीजिए, पंचायती राज पर बनने वाला पहला कमेटी कौन सा है, बलवंत राय मेहता कमेटी है। कब बना था, 1957 बना था। इनका रिपोर्ट कब आया था, इनका रिपोर्ट आया था 1959 को, इनका पहले रिपोर्ट आया। तो इन्होंने बोला कि गांव का डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण परिवेश का डेवलपमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, गांव के या ग्रामीण परिवेश के लोगों को उनमें पार्टिसिपेट बहुत जरूरी है, उनकी भागीदारी क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बोला कि जो पंचायती राज है, इनको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए।
इनको कितने भागों में डिवाइड कर दीजिए, इनको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, तभी इसका क्या है विकास तेजी से हो पाएगा। अब बोले कैसे, देखिएगा आप लोग जो पढ़ाई करते हैं ना उसको भी 3 भागों में डिवाइड करके पढ़िए, जो भी पढ़ाई करते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड कीजिए। एक भाग क्या होता है जो रोज क्लास होता है उसको पढ़िए, एक होता है जो रिवीजन होता है उसको पढ़िए, और एक जो स्पेशल नोट बनाइए, जो चीज आपको भूल जाते हैं बार बार उसको एक डायरी में लिख के रखिए। फिर जो याद रहता है उसको तो पढ़ना नहीं है। अब आपको मालूम है कि आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायती राज है, ये तो याद हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये जो समिति कब बनाई गई है उसका क्या है, ये याद नहीं रहता है। इसको ये अलग से डायरी बनाइए, और पेपर से 10 दिन पहले क्या उस डायरी को ही केवल पढ़िए, क्योंकि पहले से पढ़ रखे हैं। तो देखिए उसमें रिवीजन कितना फास्ट आपका हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज है ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करने से सफलता जल्दी मिलता है। ऐसे नहीं होता, देखिएगा हर कोई मेहनत करता है, ऐसे नहीं कि जितने भी लोग तैयारी कर रहा होगा, ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति लगभग मेहनत कर रहा होगा, तो किसी का सिलेक्शन हो पाता और किसी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, उसमें यही अंतर होता है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपके माइंड से मिस हो जाता है उसको डायरी में लिख दे, और लिख के क्या होता है जब पेपर आए तो उसका 15 दिन पहले उसी को केवल पढ़िए, और क्या होगा आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे, अभी जो आप लोग मान लें नोट्स बना रहे हैं, अभी सबका नोट्स अगर बना लेंगे ना तो पेपर के दिन 10 दिन में हम लोग क्या होता है एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, फिर बोलेंगे फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। जो चीज आपको दिमाग में नहीं रहता, देखिए अभी तक आप लोग कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो इसलिए क्या बहुत चीज आपको मालूम है। तो वो चीज क्या होता है रिटेन करने की आवश्यकता नहीं, जो चीज आप ज्यादा मिस करते भूल जाते हैं उसको याद रखने के लिए तरीका है, आप उसको डायरी में लिख लीजिएगा। किसी की बात ना मान के डायरी में लिख लीजिएगा। संडे के दिन, संडे को अगर मान ले कोई क्लास नहीं होता तो संडे के दिन वो वाला फाइल खोलिए, और उस फाइल को केवल संडे को पढ़िए, और पेपर से 10 दिन पहले लगातार पढ़िए। देखते सिलेक्शन कैसे नहीं हो पाता है। बाकी आपका है, तो देखिए बलवंत राय मेहता ने बताया कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश है जहाँ पे विलेज टाइप के जो लोग रहते हैं, यानी शहर को छोड़ के बात की बात है, ये बात क्या है, शहरी इलाका को छोड़ के बात हो रहा है। तो जो ग्रामीण है उसको क्या 3 भागों में बांट दिए, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज कहा जाता है, यानी 3 टायर पंचायती सिस्टम कहा जाता है। 3 टायर कहा जाता है, 3 स्तर का। पहला स्तर क्या होना चाहिए, ग्राम स्तर पे होना चाहिए, यानी ग्राम स्तर पे क्या होगा, ग्राम पंचायत हो गए, इसके मुखिया कौन होंगे, ग्राम प्रधान होंगे। इसके मुखिया मुखिया कौन होते हैं, ग्राम प्रधान। दूसरा है ब्लॉक स्तर पर, इसमें क्या आता है, इसमें इसके मुखिया कौन होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। आप लोग जानते हैं ब्लॉक प्रमुख की चुनाव वगैरह होते हैं, आप लोग इससे जानते हैं। और तीसरा स्तर पर जिला स्तर पर होगा, और इसमें क्या जिला अध्यक्ष बनते हैं, क्या बनते हैं, जिला अध्यक्ष। इसमें जिला अध्यक्ष बनते हैं। तो देखिए एक है ग्राम स्तर पर होता है, एक ब्लॉक स्तर पर होता है, और एक क्या होता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है। और इनका जो चुनाव होता है, चुनाव अभी जो होता है वो आपको बताऊंगा। इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ये डायरेक्ट चुनाव इसका होता है। आप लोग अगर गांव में रहते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो ग्राम प्रधान होता है उनको हम प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट चुनते हैं। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख होता है और जिला अध्यक्ष जो होता है, इनका जो चुनाव होता है इनडायरेक्ट होता है। देखिए जिला ब्लॉक प्रमुख चुनने से पहले क्या चुनते हैं हम, ब्लॉक प्रमुख चुनने से पहले हम क्या था बीडीसी मेंबर चुनते हैं, बीडीसी मेंबर चुनते हैं। हम लोग अगर गांव में रहते होंगे तो मानते हैं, ये जो बीडीसी मेंबर है ना ये मिलकर क्या चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, इसको चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख। और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। और ये जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं ये मिलकर क्या होता है, जिला अध्यक्ष को चुनते हैं, ये जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं इसको, उसको चुना जाता है। तो ये 3 स्तर पर बताया था कि 3 स्तर पर होगा, क्योंकि 3 स्तर पर क्या होता है अलग अलग काम। ग्रामीण स्तर पर जो काम होता है ना वो क्या होता है बहुत माइक्रो लेवल का काम होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, ग्रामीण स्तर पर जो वर्क होता है वो माइक्रो लेवल का होता है, ब्लॉक स्तर पर उससे बड़ा लेवल का काम होता है, और जो जिला स्तर होता है उसमें सबसे बड़ा स्तर का काम होता है। तो ये बात किसने बताया था, ये बात बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव है, उनका रिकमेंडेशन है। किसका रिकमेंडेशन है, तो अगर आपसे पूछा जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज या 3 टियर पंचायती सिस्टम का
जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, तो आप बताइएगा बलवंत राय मेहता। इसलिए पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इसको एकदम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ फादर ऑफ 3 टियर पंचायती सिस्टम कौन है, तो आप लगाइएगा बलवंत राय मेहता को लगाइएगा, बलवंत राय मेहता को लगाइएगा। अब बलवंत राय मेहता ये बात बताई गई, तो बलवंत राय मेहता की इस बात के आधार पर, बलवंत राय मेहता के इस बात के आधार पर उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से, राजस्थान में एक जगह है जिसका जिला है नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से क्या है इस त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या है शुभ आरंभ किया गया है, श्री गणेश किया गया। और इसको क्या कहता है, इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। ये क्वेश्चन क्या होता है उत्तराखंड के जो लेक्चरर के पेपर में यही शब्द दे रखा था, बस यही पूछा गया था कि पंचायती राज का उद्देश्य क्या है। तो क्या है उद्देश्य, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या है इनका उद्देश्य है। अब बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जो पहले क्या था कि जो राज्य सरकार होती थी वो क्या होता है अपने प्रशासन के बल पर क्या होता है गांव पे क्या होता है प्रशासन करते थे। अब क्या है पंचायती राज जब बन गया है तो गांव के लोग क्या है अपने जो डिसीजन है उनके बारे में खुद डिसीजन लेना शुरू कर दिया। इसलिए क्या है उसको डिसेंट्रलाइज, देखिए डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है ऊपर से दबाव कम होना, और सेंट्रलाइज का मतलब होता है ऊपर से दबाव। देखिए देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर मान ले किसी घर में माता पिता बहुत ज्यादा कठोर है तो परिवार कैसा होगा, सेंट्रलाइज होगा। कोई भी व्यक्ति या उसके सदस्य घर से बाहर जाएंगे तो बोल के जाना पड़ेगा, कब आएगा, टाइम नोट करेंगे, ये वगैरह वगैरह होगा, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज। अगर क्या होता है माता पिता थोड़ा सा उदार बाप है, यानी फ्रेंडली और बिहेव करता है, तो क्या होता है घर से कोई भी लड़का लड़की कभी जा रहे आ रहे कुछ भी कर रहे तो उसमें क्या होता है रोक टोक नहीं होता। तो इसको क्या होता है डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को इसको समझो। सेंट्रलाइज का मतलब होता है ऊपर से दबाव ज्यादा होना है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है दबाव कम होना। तो नागौर से पहला शुरू किया गया, उसके बाद नागौर के बाद आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था 1 नवंबर 1959 को शुरू किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ पे पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो बताइएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, और दूसरा जो शुरू हुआ था वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था 1 नवंबर 1959 को शुरू हुआ था। उसके बाद हर राज्य में शुरू हुआ, उसके बाद क्या है हर राज्य में शुरू हुआ। अब क्या था उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट था, जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब तक तो ये व्यवस्था ठीक था। कांग्रेस की गवर्नमेंट जब तक रही इंदिरा गांधी के शासन तक तब तक तो ये सही रहा। लेकिन जब क्या है इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, आप लोग जानते हैं इमरजेंसी के बाद क्या है इंदिरा गांधी क्या होता है चुनाव हार जाती है। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हार जाती है चुनाव, तो उसके बाद क्या जनता दल की सरकार आती है। तो जनता दल की सरकार ने क्या होता है फिर से क्या होता है इस पंचायती राज को रिव्यू करने के लिए और क्या है कमेटी बनाता है, एक और कमेटी बनाता है पंचायती राज को क्या है स्थापित कर मतलब उसका रिव्यू करने के लिए। उसका कमेटी का नाम क्या होता है, उस कमेटी का नाम होता है, जो कमेटी शुरू किया था जनता दल ने 1977 में, उसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता जो कमेटी है ये पंचायती राज को त्रिस्तरीय से घटाकर क्या ये 2 स्तरीय कर दिया, क्या था 2 टियर कर दिया, वो 3 टियर था इसको 2 टियर कर दिया। इसने कैसे बनाया, द्विस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा दी। इन्होंने क्या है बीच में जो ब्लॉक प्रमुख का जो था उसको हटा दिया गया, जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर कर दिया गया था, पंचायत राज में क्या 2 स्तरीय। तो अगर आपसे पूछा जाए किस कमिटी ने या किस कमिटी ने क्या है भारत में द्विस्तरीय 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत किया था, आप बताइए अशोक मेहता समिति। और किस समय था इसमें, देखिए प्रधानमंत्री कौन थे, जो मोरारजी देसाई क्या थे उसमें प्रधानमंत्री।
इन जनता दल की सरकार के समय पे ये हुआ। देखिए अभी भी क्या था, एक बात इसमें एक ध्यान रखिएगा, अभी भी क्या है ना, ये जो पंचायती राज है ना, ये हमारे आर्टिकल 40 में है। और आपको बता कि आर्टिकल 40 क्या है, डीपीएसपी है। और डीपीएसपी क्या होता है, उसको हम किसी न्यायालय में जाकर उसको लागू नहीं करवा सकते, ये आपको बताया था। तो ये होने लगे ना कि हर जो राज्य सरकार है अपने मन मर्जी क्या है पंचायती राज का गठन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, उनकी मर्जी होने लगे। जब ये मर्जी होने लगे तो पता है डेवलपमेंट कैसे होगा, मान लिया कि आज प्रधान बन गए और वो प्रधान क्या होता है, अगली बार पता नहीं कब चुनाव होगा, तो लोगों का क्या होता है, जो एक उत्साह होता है ग्राम प्रधान बनने का या उसमें काम करने का, वो उत्साह खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं ये तो ऐसे बन जाता है, पता नहीं इनको उस काम दम दिया ये था, और उनको शक्तियां भी उतना प्रदान नहीं किया। तब क्या है, राजीव गांधी की जब सरकार बनती है, तो राजीव गांधी ने देखा है कि हमारे यहाँ पे ग्रामीण स्तर पर जितने भी हम योजना भेजते हैं, उन योजनाओं को क्या है 85% क्या होता है, पैसा क्या होता है, बिचौलिया खा जाता है, भ्रष्टाचार का में चला जाता है, करप्शन हो जाता है। और 15% ही गाँव में पहुंचता है। बताइए 1 रुपए का 15% अगर गाँव पहुंचेंगे और 85% अगर वो लोग खा जाएंगे, तो उस देश का क्या हालत होगा। तो उन्होंने बताया कि अब क्या करते हैं, कुछ इसमें जो पंचायती राज में इसको कुछ ऐसे कुछ कदम उठाया जाए जिससे क्या होता है, ये जो बिचौलिया बीच में, यानी जो हमारे करप्शन करने वाले बीच में जो स्टेप स्टेप बाई है, उसको खत्म किया कैसे जाए। उसको खत्म करने के लिए एक कमेटी बनता है, एलएम सिंधवी कमेटी बना जाता है। तो एलएम सिंघवी ये बोलता है कि पंचायती राज को क्या संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। क्या दिया जाए, बीपीएसपी से उसको हटा दो और उसको कैसे दर्जा दिया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट दिया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको दे देंगे, दर्जा दे देंगे, तब क्या होगा, राज्य सरकार जो अपनी मनमानी से पंचायती राज का गठन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो ये समाप्त हो जाएगा। और राज्य को क्या है, मजबूरन क्या करना पड़ेगा, अपने राज्य में पंचायती राज को स्थापित करना क्या होगा, कंपलसरी हो जाएगा। तब ये समिति जब आया, तब उसके बाद क्या है, राजीव गांधी की सरकार चली जाती है, बाद में जनता दल की सरकार फिर बनती है, इसमें बात नहीं बनता। बाद में जब 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, तभी क्या है, हमारे यहाँ पे पंचायती राज को क्या है, संवैधानिक दर्जा दी जाती है। इनके समय में नरसिम्हा राव की जो सरकार बनती है, उनके समय पे क्या होता है, इनको पंचायती राज को क्या है, संवैधानिक दर्जा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। क्यों दी गई थी, कि राज्य सरकार क्या था, मनमानी कर रहे थे। देखिए ये अलग अलग समिति है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग समिति के माध्यम से ये किया गया। देखिए आपको अभी बताया था कि सबसे पहले जीबी राव समिति ने ये बताया था, फिर क्या था, एलएम सिंधी समिति ने क्या होता है, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी, ये आपको बता दिया। देखिए सबसे पहले जीबी के राव समिति ने होता है कि इसको बुनियादी इकाई बनाया जाए। बाद में क्या होता है, एमएल सिंघवी जो समिति है, उन्होंने बताया कि इसको क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इंपॉर्टेंट इसको लगा दिया जाए। और इसके बाद क्या है, हमारे संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया गया। और मेन जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट मतलब संशोधन जो हुआ, वो 73 बार अमेंडमेंट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 73 जो अमेंडमेंट किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 73 और 74 क्या होता है, उसको एक साथ कर दिया गया। तो 73 अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखिए। 73 जो अमेंडमेंट है और 74 अमेंडमेंट एक साथ हुआ, कब हुआ था, 1992 में हुआ। इसको ध्यान रखिए। जो 73 जो अमेंडमेंट है, इसको कहते हैं पंचायती राज। और एक कैसे पंचायती राज है, 3 टीयर वाला पंचायती राज है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज है। और जो 74 वाला जो अमेंडमेंट है, इसको कहते हैं नगर निकाय। इसको अर्बन बॉडी कहते हैं, यानी जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए अलग प्रशासन होगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है, पंचायती राज है। और शहरी क्षेत्र के लिए क्या है, नगर निकाय है। इसको ध्यान दीजिए। शहरी के लिए क्या है, 74 अमेंडमेंट है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है, 73 अमेंडमेंट है। इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को। 73 ग्रामीण क्षेत्र के लिए है पंचायती राज, 74 शहरी क्षेत्र के लिए है, इसमें नगर निकाय या अर्बन बॉडी के बारे में बात कब किया गया था, 1992 में किया गया।
और इसे क्या है 24 अप्रैल 1983 में क्या है इसको लागू कर दिया गया। इसलिए 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पंचायती राज दिवस कब मनाई जाती है, 24 अप्रैल को मनाई जाती है। आज कौन सा दिवस है, आज को भी याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन दिवस यानी डे से भी पूछता है। आज देखिए 14 सितंबर है ना, तो 14 सितंबर को आप जानते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को आता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिए। और 10 जनवरी जो होता है ना, उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो 10 जनवरी होता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, तो एक क्वेश्चन इससे आना पड़ता है। तो 10 जनवरी हो गया और आपका 14 सितंबर। अब देखिए जब ये अमेंडमेंट हुआ, अब होने के बाद 73 क्या पंचायती राज के लिए है और 74 क्या नगर निकाय के लिए। पहले हम इन दोनों जो संविधान में अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन यही से क्या होता है पूछते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये जो अमेंडमेंट किया गया है इसके माध्यम से किया गया है, इसमें पंचायती राज को पार्ट 9 में जोड़ दिया गया और नगर पालिका को पार्ट 9A में जोड़ दिया गया। इन दोनों को इंपॉर्टेंट मानिएगा, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। यानी पंचायती राज को क्या है हमारे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है और 9A में क्या है नगर पालिका को जोड़ा। ठीक है, नगर पालिका को इसमें जोड़ा। इसमें क्या है, नगर पालिका या पंचायती राज में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या वोट देने का अधिकार है जो उस ग्राम सभा या उस नगर पालिका के क्या होते हैं मतदाता होते हैं। मान लेते कोई व्यक्ति ए गांव के रहने वाला है और कोई व्यक्ति बी गांव का रहने वाला है। तो ए गांव के रहने वाला कोई व्यक्ति एक्स है और ये मान लेते कोई वाई है। तो एक्स जो व्यक्ति है इस गांव के चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना कि इस गांव के चुनाव में पार्टिसिपेट कर। और वाई भी क्या होगा, इस गांव के चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी चुनाव लड़ भी सकते हैं और चुनाव में मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ए वाले गांव में ये चुनाव ना तो लड़ सकते ना चुनाव में मतदान कर सकते, इसको ध्यान। तो क्या होगा, ग्राम सभा जो होते हैं उन्हीं के लोग क्या होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अदर ग्राम के व्यक्ति दूसरे गांव में क्या है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना तो चुनाव लड़ सकते ना तो मतदान कर सकते। अगर ऐसे होगा तो फिर दिक्कत पैदा नहीं। दूसरी बात इन्होंने ये बताया गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है या कम है, उसके बाद अगर पहली बात करते हैं कम वाले, ठीक है, जहां पे 20 लाख की जनसंख्या से कम है वहां पे क्या है जो ब्लॉक स्तर पे जो होते थे उसको खत्म कर दिया गया। यानी वहां पे क्या द्विस्तरीय कर दिया गया, उसमें द्विस्तरीय कर दिया, टू टीयर कर दिया गया। कहाँ पे, जहाँ पे 20 लाख की जनसंख्या से कम है, जैसे मान लेते नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, वहां पे जनसंख्या बहुत कम पहले था, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। जब हमारे संविधान बन रहा था उस समय बहुत कम था, बहुत जनसंख्या हो गया उसके बाद। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसमें और क्या प्रावधान किया गया। जहां पे भी आप लोग को समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें आरक्षण की बात की, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग अगर उत्तराखंड के जानकार है, उत्तराखंड में पंचायती राज में यानी ग्राम सभा में जो पंचायत राज होता है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था। ये सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। ये क्वेश्चन यूपी में उत्तराखंड में हर एग्जाम में पूछा गया है।
उत्तराखंड में किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं को क्या 50% सीटें आरक्षित कर दिया, यानी रिजर्व कर दिया गया, रिजर्व सीट। देखिए इसमें आरक्षण की भी बात की गई है। जो SC ST होते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनके लिए सीटों का आरक्षण की गई है। उसके बाद जो OBC वगैरह होता है उनके लिए भी है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। देखिए पहले हमारे यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण क्या था, 1/3 था। इसके बाद उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में 2008 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 50%। यानी उत्तराखंड में जितने भी पंचायतों में चुनाव होगा, उसकी 50% सीट क्या होगा, महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। बाकी 25% जो सीटें होगा वो पुरुषों के लिए होगा। उसको ध्यान रखिए। अब इसमें मुख्यमंत्री कौन थे, ये सवाल भी पूछा गया था। देखिए जब ये प्रावधान किया गया था उस समय भुवन चंद्र खंडूरी, जो उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, भुवन चंद्र खंडूरी जी क्या थे उस समय हमारे राज्य में, उत्तराखंड के क्या थे, मुख्यमंत्री। इसको याद रखिएगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक सवाल और पूछता कि उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। उत्तराखंड में, यूके में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, पंचायती राज अधिनियम। ये भी बहुत जरूरी है, ये सारे सवाल क्या पूछे गए सवाल है, इंपॉर्टेंट है, तो पूछने की संभावना ज्यादा है। ये 2016 को पारित किया गया। कब, 2016 को। ठीक है। और उत्तराखंड में पंचायती राज से संबंधित जो प्रशिक्षण होता है, जिसको ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है। आपको उत्तराखंड भी पढ़ाना है। प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, ये आपका रुद्रपुर में है। कहाँ पे है, रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर में है, इसको लिखना। जहाँ पे क्या है, जो ग्रामीण संबंध जो रिसर्च वगैरह होता है, प्रशिक्षण को दिया जाता है ग्राम प्रधानों का, या वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, रुद्रपुर में दिया जाता है। और 1/3 से 50% कब कर दिया था, 2008 में। मुख्यमंत्री कौन थे, भुवन चंद्र खंडूरी, जिसको BC खंडूरी कहा जाता है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया, 2016 में। ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, उत्तराखंड में, रुद्रपुर। ये सारे क्वेश्चन को देखिए, यही सब क्वेश्चन क्या होता है, डायरी में लिखा होता है, बाकी सब याद रहता है। यही चीज क्या होता है, याद नहीं रहता, और एग्जाम में यही सवाल क्या होता है, ज्यादा पूछ जाता है। देखिएगा क्या होता है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट, मान लो 4 सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ दूसरे से क्या होता है, 2-2 नंबर ज्यादा लाइए हर एक सब्जेक्ट में। ऐसे करेंगे तो 2 नंबर आपको डेफिनेट ज्यादा मिलेगा। हर सब्जेक्ट में अगर आप 2-2 नंबर लाते हैं तो आपको अपने जो प्रतिद्वंदी जो है ना, उनसे 8 नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। 8 नंबर ज्यादा, और 8 नंबर मिलेगा तो जान आपका रैंक कहाँ पहुंच जाएगा। देखिए छोटे छोटे चीजों से क्या होता है, बड़े चीज बना जाता है। ये मत समझिए कि मैं एक सब्जेक्ट में 50% ले आऊंगा और 50-50 का पूरा परसेंट करके आऊंगा, बाकी दूसरे में पता नहीं क्या होगा। ऐसे करना मत दिएगा। हर सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट है, उसमें अपने आसपास जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे 2-2 नंबर ज्यादा लाइए। 2 क्वेश्चन को बेनिफिट कर, 2 क्वेश्चन बेनिफिट करने का तरीका यही है कि उनको क्या है, एक डायरी बना लीजिए। जैसे ना लाल डायरी होता है, आप भी एक लाल डायरी बना लीजिए अब लोग भी। तो डायरी होगा तो उसी में ऐसे क्वेश्चन लाइए, जैसे पंचायत राज कब आया, ग्राम विकास संस्थान कहाँ हुआ, कब 1/3 से 50% कर दिया, मुख्यमंत्री कौन थे, ये सारी चीज क्या होता है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। और हर जो पढ़ाने के जो लोग हैं वो इस तरह के क्या होता है, इन सारी चीजों को क्या होता है, नहीं टच करते हैं, उसमें भी दिक्कतें आने लगती है। इसको ध्यान रखिए। अगला चीज ये बताया गया है, ये जो आरक्षण होगा ना, ये चक्रीय क्रम से होगा। यानी क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा। मान लेते हैं कि इस साल कोई ग्राम है और उसमें क्या था, जो ग्राम प्रधान बन गया महिला, महिला ए बन गया, तो ये 5 साल के लिए रहेगी। 5 साल के लिए रहेगी तो अगले बार क्या होगा, उसमें महिलाएं नहीं होगी, अगले बार क्या होगा, यहाँ पे पुरुष हो जाएगा, मैन हो जाएगा। मान लिया आप फीमेल हो गए पहले साल में, एक ग्राम ए है, लेकिन 5 साल के बाद क्या होता है, ये सीट कैसे हो जाएगी, मेल वाले हो जाएगा। फिर अगले 5 साल के बाद फिर क्या होगा, फीमेल हो जाएगी। ये इसको कहते हैं अल्टरनेटिव काम करते हैं, या जो चक्रीय कदम से क्या होता है, आरक्षण दी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे आरक्षण दी जाती है, चक्रीय क्रम से इनको आरक्षण दी जाती है, जिससे क्या होता है कि पुरुष और महिला दोनों को क्या सीटें मिले। नहीं तो क्या, हमेशा महिला को मिलते रहेंगे तो पुरुष वाले नाराज हो जाएंगे, फिर मारपीट शुरू हो जाएगी। उनको भी रोकना बहुत जरूरी है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
देखिए अगला चीज होता है कि जो भी चुनाव लड़ेंगे, लड़ने के बाद जो भी सदस्य जीत के आएंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। कार्यकाल कितना होगा? 5 साल के लिए उनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल के लिए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल के लिए होगा, और 5 साल अगर पूरा हो जाए फिर भी अगर चुनाव नहीं होता है तो ये क्या होता है, मैक्सिमम 6 मंथ तक क्या होता है, इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि 2020 में कहीं पे चुनाव हुआ है और वो 2025 तक रहेगा, और 25 के बाद भी क्या होता है, अगर उनमें चुनाव नहीं करते राज्य सरकार, तब क्या होगा कि उससे पंचायती जो कार्यकाल है उसको मैक्सिमम 6 महीने तक बढ़ाया जाता है। 6 महीने के अंदर उसको पीछे चुनाव कराना जरूरी होगा। 6 महीने, देखिए इसमें लिखा है कि 6 महीने के अंदर क्या होगा, निर्वाचन कराना जरूरी है। 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, निर्वाचन। अब ये कोई उम्मीदवार है, यानी प्रत्याशी है, या उम्मीदवार जिसको आप कहते हैं, कैंडिडेट से कहते हैं, तो उम्मीदवार तो होता है, उनको चुनाव लड़ने का आयु कितना होना चाहिए? 21 ईयर। कोई भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और जिनका उम्र 21 साल का हो गया, वो अपने ग्राम प्रधान की चुनाव भी लड़ सकता है, या जिला पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ सकते हैं, या ब्लॉक प्रमुख की चुनाव लड़ सकते हैं। कितनी होनी चाहिए उम्मीदवार की आयु? न्यूनतम आयु कितनी? 21 साल होनी चाहिए। अभी देखो आप लोगों ने, अभी मैंने एक केस आया उत्तराखंड में। पहले क्या था कि जिनका 2 से ज्यादा बच्चे थे उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस बार क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय है जो नैनीताल, उन्होंने बोला है कि 2019 के बाद अगर कोई व्यक्ति है जिनके 2 से ज्यादा संतानें होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, जो उनके उनके बाद अगर कोई बच्चे होते हैं, और उनसे पहले अगर किन्हीं के किसी कितने भी बच्चे हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला इससे पहले वाले चुनाव में लागू किया गया था। अब क्या होगा, उत्तराखंड में जो नेक्स्ट जो ग्राम प्रधान की चुनाव होगा उसमें 2 बच्चे वाला जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया। उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये करंट का न्यूज है, करंट भी एक्टिव में है, इसको भी ध्यान दिया। अब हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब देखिए जो चुनाव होता है ना, इसमें देखिएगा, ये जो पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? क्योंकि पंचायती राज का जो चुनाव होता है, चुनाव करवाने का जो संस्था होता है, उसे कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो होता है, आयोग द्वारा इसका चुनाव करवाया जाता है। उसको याद रखिएगा। उसके बाद जो ग्राम में जो फंड दी जाती, पैसा दी जाती, फंड कौन देते हैं? फंड देने का जो काम होता है कौन करते हैं? तो फंड यानी वित्त कौन देते हैं? ग्राम ग्रामीण क्षेत्र को ये देते हैं राज्य वित्त आयोग के माध्यम से दिया जाता है। राज्य क्या है? वित्त आयोग के माध्यम से दिया जाता है। राज्य वित्त आयोग के माध्यम से दिया जाता है। दूसरी बात और याद रखिएगा, जो पंचायती राज है, पंचायती राज को, जो राज है, इनको 29 विषयों में कानून बनाने का अधिकार है, और जो नगर निकाय है, नगर निकाय को 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। उसको ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यानी जो हमारा पंचायती राज है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे वो क्या है, जिला स्तर पर हो, इनको 29 जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे लॉ बनाने का अधिकार है। और जो नगर पालिका होता है, नगर पालिका में भी अलग अलग होता है। कोई नगर निगम होता है, उसके बाद क्या होता है, नगर पालिका होता है, नगर पंचायत होता है, कैंट एरिया होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है, बंदरगाह क्षेत्र होता है। ये अलग अलग होता है, अभी बताऊंगा इसके नेक्स्ट क्लास में, यही होगा। तो पंचायती राज 29 विषयों के कानून बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, मान लें गांव में कोई मेला लगा है, तो मेले के लिए क्या होता है, ये दुकान लगते हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, ग्राम सभा की जमीन पर लगता होगा। उसके बाद क्या होता है, गांव में नुक्कड़ नाटक लगते हैं तो उसमें भी टैक्स वसूल करते हैं। या गांव में कोई ऐसा पुल बनाया हुआ है जो ग्राम सभा के माध्यम से बनाया है, तो उसमें वो क्या होता है, टैक्स वसूल करते हैं। ये सब बहुत सारे क्या होता है, ऐसे टैक्स होते हैं जो ग्राम या पंचायती राज के माध्यम से क्या होता है